भाला के बाद अब लठ की बात करते हैं। बजरंग दल और शिवसेना समेत हिंदुओं की रक्षा के नाम पर बने दर्जनों दल लठ लेकर अब मैदान में। प्रेम पुजारी रहे भारत में इन लोगों ने प्रेम पर पहरा बिठा दिया है। वैलेंटाइंस डे के विरोध में मोहब्बत के मोगेम्बो बनकर ऐलान कर रहे हैं, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना को। कल 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे, रोम के संत वैलेंटाइन के नाम पर मनाया जाने वाला दिवस। अपने यहाँ कुछ लोग इसे प्यार का पर्व, प्यार का दिन कहते हैं, तो कुछ इसे पश्चिमी संस्कृति की साजिश करार दे देते हैं। लेकिन आज तमाम शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ना प्यार की हैं ना त्योहार की हैं। वो तस्वीरें हैं डर की, खौफ की। वो तस्वीरें हैं डंडों की, नफरत की। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ये तमाम लोग जो मेरे साथ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो तरह तरह के समाज में डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हर साल 11, 12, 13 फरवरी को ही क्यों निकलते हैं? साल भर 360 दिन क्या करते हैं ये लोग? क्यों तब नहीं सिखाते कि माता पिता दिवस बनाया जाए? क्या प्रेम को लाठी से नापा जाएगा? क्या संस्कृति की रक्षा डंडों से होगी? मध्य प्रदेश के सागर में शिव सैनिक जमा हुए, पंडित पुरोहित बुलाए गए, वैदिक मंत्रोच्चारण हुआ और फिर लाठियों में तेल डाला गया। लाठियों की पूजा की गई, क्योंकि कल कुछ जोड़े हाथ पे हाथ डाले अगर पार्क में घूमते हुए, मॉल में घूमते हुए मिल जाएं, तो ये उसका जवाब दे सके। ये देखिए क्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीरें थी। मध्य प्रदेश में सरकार मोहन यादव साहब की है, उनके पास जाएं और कहें कि कानून व्यवस्था लागू करें। वो नहीं हो रहा है। अब पटना की बात करता हूं। पटना में हिंदू शिव भवानी सेना, नया नाम, शिव भवानी सेना ने पोस्टर चिपकाए, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। गाजियाबाद में हिंदू जागृति मंच के लोग पार्क में घुसकर जोड़ों से पूछताछ कर रहे हैं, कौन हो तुम, किस धर्म के हो? ये हिंदुस्तान है, देखिए। यूपी के एक और शहर मुजफ्फरनगर की बात करता हूं। यहां पर तो वैलेंटाइन डे से पहले क्रांति सेना कार्यालय पर लठ पूजन किया गया। कौन कौन सी सेनाएं हैं? शिव भवानी, क्रांति, क्या क्या नाम है। पूजन किया गया लठ का। क्रांति सेना की महिलाओं ने लठ पूजन किया और चेतावनी जारी की, वार्निंग देते हुए नारा दिया, जहां मिलेंगे बंटी बबली तोड़ देंगे हड्डी पसली। ऐसा करने वाले सिर्फ एक मजहब के लोग नहीं हैं, सिर्फ एक ही धर्म, ऐसा नहीं हो रहा है। अब मुंबई की बात करता हूं। मुंबई की रजा अकेडमी के प्रेसिडेंट मौलाना मोहम्मद सईद नूरी ने कहा, इस्लाम में वैलेंटाइंस डे की कोई जगह नहीं है, ये नाजायज और हराम है। सुनिए। 14 तारीख में जो हमारे जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, हम ये बोलना चाहते हैं कि पुलवामा में जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दो, उनके लिए कोई ब्लैक डे बनाइए। आप ये वैलेंटाइन डे क्यों बनाते हो? ऐसा क्या हो गया भाई आपको? हमारी जो है युवा पीढ़ी इतनी बेकार हो रही है, संस्कृति हमारी खराब कर रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। क्रांति सेना की इन महिला नेत्री को आपने सुना, वो पुलवामा को याद कर रही हैं वैलेंटाइंस डे पर, जबकि पुलवामा हुआ था अप्रैल के महीने में, 23 अप्रैल को। आखिर आज 14 फरवरी को वो कह रहे हैं कि हम वैलेंटाइंस डे नहीं मनाने देंगे, आप उनको याद करो। कहां से कहां चीजों को जोड़ा जा रहा है अपने गलत कामों को जस्टिफाई करने के लिए। अभी आपने दोनों को सुना, हिंदू पक्ष को भी और मुस्लिम पक्ष को भी। हिंदू पक्ष उग्र दिखाई दे रहा है, मुस्लिम पक्ष केवल बात कह रहा है। एक तरफ देश में धर्म के, मजहब के नाम पर तनाव चल रहा हो, तो वही वैलेंटाइंस डे को लेकर कुछ धर्म के ठेकेदार मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसा राग अलाप रहे। मौलाना सईद ने तो देश भर के इमामों से गुजारिश कर दी कि मस्जिदों से ऐलान करें कि मुसलमान वैलेंटाइंस डे ना मनाएं। एक तरफ मौलाना कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे हराम है, हिंदू संगठनों के लोग चेता रहे हैं वैलेंटाइन डे मनाया तो खैर नहीं। मेरा कहना है कि प्रेम अगर मर्यादा में है तो वो संस्कृति है, अगर मर्यादा से बाहर है तो उसे कानून संभालेगा, ना कि लाठी ले हुए ऐसे लोग जो अपने आप को कानून का सबसे बड़ा रक्षक कह रहे हैं। हाँ, आज के समय में समाज में ऐसी भी बीमार मानसिकता के लोग सामने आ रहे हैं जो प्रेम को मजहबी हथियार बनाने में लगे हुए हैं। यहां भी हिंदू मुसलमान करते पकड़ते आते हैं, मजहबी उन्माद में वो प्यार को भी जुर्म बना देते हैं। ऐसे लोगों को कानून से सजा मिलती है। फिर लोगों के हाथ में ये डंडे क्यों हैं? ऐसी धमकियां क्यों दी जा रही? हनुमान चालीसा पढ़िए, भक्ति करिए, भजन गाइए, लठ मत उठाइए, लठ की धमकियां मत दीजिए। उसके लिए पुलिस है, कानून व्यवस्था है। एक तरफ लठ की बात होती है तो दूसरी तरफ मोहब्बत की बात करने वाले कोट द्वार के वो दीपक, याद है ना आपको, जिन्होंने अपना नाम मोहब्बत दीपक बताया था, उनको अभी भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। और इतने ही नहीं, उनके जिम में लोगों का आना भी कम हो गया है। जिस जिम को वह चलाते हैं, डर के मारे लोगों ने उससे बॉयकॉट कर दिया है। हमारे संवाददाता ग्राउंड पर गए और देखा उनके जिम की क्या हालत है, देखिए जरा। पहले 150 लोग आते थे,
लेकिन आज जिम की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरें, देखिए आप। मैं कोटद्वार के उस जिम से दिखा रहा हूँ जो मोहम्मद उर्फ दीपक कुमार का है, और दीपक कुमार के इस जिम में अब जहां लोग 150 के करीब आते थे, आज उनकी संख्या बेहद ज़्यादा कम हो गई। उसके पीछे की वजह भी जानेंगे, कुछ लोग भी हैं यहाँ, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या वजह थी? मेरा नाम आकिब खान है, और वजह जिम में कम, क्योंकि कई सारे बच्चों को उनके घर वाले मना कर रहे हैं कि माहौल ख़राब है, जिम में मत जाओ। मेरे 1-2 फ्रेंड हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि इस टाइम जिम का माहौल ख़राब है, आप जिम मत जाओ। सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की पोस्ट आती हैं कि दीपक कुमार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। अभी हम उनके घर पे भी गए, घर पे ताला लगा हुआ था। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, आपको पहले जिम की तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग यहाँ पे पूरा गुलजार रहता था बच्चों से, जो एक्सरसाइज करने वाले लोग रहते थे, वो यहाँ पे लगातार मौजूद रहते थे। और उसके बाद आज की स्थिति आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि 100 से 150 लोग यहाँ पे लगातार आते थे और जिम बहुत अच्छा चलता था। हल्क जिम है ये, आप उनके दोस्त भी हैं। आप बताइए, स्थिति ऐसी क्यों? क्या कोई सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश, राजनीति, क्या मानते हैं आप इसे? नहीं, बस भैया हमको लगता है केवल एक माहौल जो डर का भय बना दिया गया कोटद्वार में, जो बाहर के लोग हमेशा धमकी दे रहे हैं दीपक को, और उसके कारण जो यहाँ पर एक्सरसाइज करने आते थे जो हमारे युवा लोग थे, तो कहीं ना कहीं डर का भय उनके अंदर भी बैठ गया है। कहीं ना कहीं उनके घर वाले भी शायद उनको यहाँ आने के लिए मना कर रहे हैं, जो हमको महसूस हो रहा है। और कहीं ना कहीं दूसरी बात यह है कि भैया एक्सरसाइज लोगों की कंटिन्यू होती है, और काफ़ी दिन से 26 तारीख से लेकर अभी तक ये जिम कहीं ना कहीं बंद ही था लगभग, तो उनकी एक्सरसाइज छूट रही थी, तो कहीं ना कहीं उस कारण भी यहाँ से लोगों ने शिफ्ट कर दिया, दूसरी कर दी। दीपक को धमकाने के लिए कुछ हिंदू संगठन के लोग निकले भी थे कि कोटद्वार जाएंगे और हम उसको पूरी तरीके से मुल्ला बना देंगे, इस तरह के बयान उन्होंने दिए थे। उन सबको पुलिस ने रोक लिया, समय रहते पुलिस ने कार्रवाई कर दी, इन लोगों को रोक लिया, वरना फिर इस प्रेम के दिवस के मौके पर, यानी 14 फरवरी के दिन के मौके पर फिर कुछ नया बवाल वहां पर खड़ा होता दिखाई दे रहा था। फिलहाल तो शांति कोटद्वार में है, लेकिन दीपक कुमार कैमरे के सामने आने से अभी भी संकोच करते हैं, हिचकिचाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण कहानी की, जिसको आप तमाम लोगों ने भारी वोट के साथ देखना चाहा है। सीबीएसई एग्जाम से जुड़ी यह खबर है। यह खबर सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा देने जा रहे 17 लाख से अधिक स्टूडेंट से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इस बार 12वीं की कॉपियां डिजिटली चेक होंगी। जी आप पेपर मैनुअली लिखेंगे, लेकिन कॉपियां डिजिटली चेक होंगी। यह एक तरीके से एक डिजिटल प्रयोग है, बिल्कुल नया और बिल्कुल आप कह सकते हैं अनूठा, क्योंकि सीबीएसई 12वीं के 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की किस्मत डिजिटल स्क्रीन पर लिखी जाएगी। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही है, यानी अगले हफ्ते के मंगलवार से, और 10 अप्रैल तक चलेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने फैसला किया कि 12वीं की कॉपियां अब ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जांची जाएंगी, यानी परीक्षा तो ऑफलाइन होगी, लेकिन मार्किंग पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। बच्चों की कॉपियां परीक्षा केंद्र पर ही स्कैन होकर सिस्टम में अपलोड हो जाएंगी। करीब 1 करोड़ कॉपियों को अपलोड किया जाएगा, जिसमें 32 करोड़ से भी अधिक पन्ने स्कैन किए जाएंगे। 12वीं की परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स के एक पेज कंप्यूटर पर होंगे। पहली बार पूरी मार्किंग ऑन स्क्रीन होगी, बिना कागज, बिना ट्रांसपोर्ट, बिना मैनुअल एंट्री के। चेक करने वाले टीचर कंप्यूटर पर क्लिक कर अब नंबर देंगे, यानी कॉपी चेक करेंगे। इसे लेकर आज सीबीएसई ने 4 घंटे से भी अधिक का वेबिनार किया। सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह की अगुवाई में एग्जाम सेंटर के प्रिंसिपल के साथ केंद्र व्यवस्थापकों और ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के बारे में बताया गया। सीबीएसई की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इससे समय बचेगा, खर्च बचेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, गलतियां कम होगी, लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं, खासकर पेरेंट्स के मन में। क्या देश भर के हर स्कूल में इंटरनेट इतना मजबूत होगा कि कॉपियां स्कैन कर अपलोड हो जाएंगी? क्या हर टीचर डिजिटली सिस्टम के लिए पूरी तरीके से ट्रेन कर दिया गया है? और अगर 32 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग में कहीं एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुनिए 12वीं की परीक्षा देने वाले बच्चों के मन में क्या संशय है। ये तो गलत फैसला हुआ, क्योंकि सीबीएसई को ये चीज़ हमें बहुत पहले बतानी चाहिए थी। और कहते हैं कि जैसे कि
जब टीचर्स चेक करते हैं पेपर तो उसमें भी बहुत सी गलतियां होती है, तो कंप्यूटर पे हम लोग कैसे भरोसा कर सकते कि उस पर सही होगा। एक हफ्ते में एग्जाम से इतना प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, ऊपर से ये आप बता दे रहे हो कि 12th में आपका पेपर ऐसे चेक नहीं होगा जैसे हमेशा से सबका होते आ रहा है। लाइक हमारे ही बैच पे क्यों इस चीज पे हमारी बैच को टारगेट किया गया? इन लोगों को पहले चेक करना चाहिए कि इसका आउटकम क्या है 11th में करके, और ना कि डायरेक्ट 12 में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, वो भी सिर्फ सीबीएसई के लिए। अभी आप जिनकी चिंताएं सुन रहे थे ये पटना के लोग थे, पटना के बच्चे थे। अगर ये चिंताएं जायज सुनाई भी देती हैं, अगर स्कैनिंग के दौरान कोई पन्ना क्लियरली अपलोड नहीं हुआ, कोई पन्ना मुड़ गया या उसकी कॉपी ठीक से नहीं हो पाई, अगर सिस्टम क्रैश हो गया या सर्वर डाउन हो गया तो क्या होगा? कहीं बच्चों का भविष्य, 12वीं की परीक्षा है, तकनीकी गड़बड़ी की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगी? सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े लोग और पेरेंट्स का क्या कहना है, इनको भी आपको जरूर सुनना चाहिए। चोरी थी कि उनको ये पेपर देख के पढ़ के उनको वो करते थे, अब भी वैसे ही करेंगे, पर उसमें जो मार्किंग होगी वो ऑनलाइन हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम यदि दिया जाता है ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा एफिशिएंसी आती है उसमें, ज़्यादा परफेक्टली काम कर पाते सर। और दूसरा स्ट्रेस है कि हम कॉन्टिन्यूसली कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट तरीके का हमारा स्ट्रेस होगा। प्री बोर्ड जो एग्जामिनेशन होता है उसमें बच्चों का एग्जाम हुआ, उसमें आप कॉपी स्कैन करते और कंप्यूटराइज चेक कराते तो आपको भी पता चलता कि हाँ भाई इसमें क्या है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर मैनुअल कॉपी चेक होती, और अगर सक्सेसफुल हो जाता तो आप इसको कंटिन्यू करते। ये इतना बड़ा और इतना नया अनुभव है और पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है 12वीं के तमाम 17-18 लाख बच्चों के लिए। सवाल दरअसल बच्चों के भविष्य का, और यही चिंता हमको भी है। ऐसे में हमने सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज से भी बात की। सुनिए।